सूट तो वहां कोई पहनता ही नहीं है। दीपा, चल तू भाभी की मदद कर दे। अगले 2 घंटे में हमें निकलना है। तेरे बाबूजी शोर मचाना शुरू कर देंगे। उनके मित्र मदन लाल के घर कुछ भी हो, तुम्हारे बाबूजी समय से पहले पहुंचते हैं। अगर जरा सी भी देर हुई उनकी बेटी की शादी में पहुंचने से तो पूरा घर सिर पर उठा लेंगे। माँ तुम जाओ, बाकी पैकिंग देखो, मैं भाभी की मदद कर रही हूँ। पर ये मोहित भैया कहाँ हैं? सुबह से भाभी अकेली बैठी हैं। सारे मेहमान भी मुंह दिखाई की रस्म करके चले गए, पर भैया का कुछ पता ही नहीं है। अरे तुम्हारे मदन चाचा ने देसी घी से बने बेसन के लड्डू के डिब्बे बोले थे। तुम्हारे बाबूजी को वहां लड़की वालों की तरफ से जो मेहमान आएंगे उनको देने हैं, तो वही सुबह से हलवाई की दुकान पर पैक करवा रहा है। वो डिब्बे भी लेकर जाने हैं। कल ही मानसी की डोली आई और आज वो सबके साथ दोपहर की गाड़ी से मदन लाल, जो कि मानसी के ससुर के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, उनकी बेटी की शादी में जा रहे हैं। इसीलिए मानसी और मोहित को एक साथ 2 पल भी गुजारने का समय नहीं मिला। अभी तो उनकी ठीक से मुलाकात भी नहीं हुई। इसी सोच में दोनों के मन में ढेरों सवाल आ रहे थे और वो दोनों अपने अपने मोबाइल फोन पर एक दूसरे से चैटिंग में बातें कर रहे थे। अब सॉरी मानसी, मेरा तुम्हारे साथ समय बिताने का बहुत मन था, पर तुम तो जानती ही हो कि पापा के बहुत खास दोस्त हैं। उनकी बेटी की शादी में पहुंचना भी जरूरी है। हाँ, मन तो मेरा भी था कि मैं आपके साथ थोड़ा समय बिता सकूं, पर कोई बात नहीं, वहाँ जाना भी तो जरूरी है। मानसी और मोहित अपने अपने मोबाइल से चैटिंग करके बात कर रहे थे। कुछ घंटों बाद वे सब गांव पहुंच गए। वहां जाकर सबने मानसी को घेर लिया, क्योंकि मानसी नई नवेली दुल्हन थी और पहली बार गांव आई थी। सब औरतें एक साथ ही सो जाएंगे। वैसे भी कल सुबह मधु की हल्दी की रस्मों के लिए जल्दी उठना है। हाँ हाँ, हम सब एक साथ ही सो जाएंगे। मानसी बहू, तुम दीपा के बिस्तर पर सो जाओ। अरे ये बिजली कैसे कड़कने लगी? जी जी, बारिश आ गई। बहुत बादल गरज रहे हैं। सुबह तक बारिश रुक जाए। कल शादी है, कहीं शादी में बारिश हुई तो मुश्किल हो जाएगी। अरे चिंता मत करो जीजी, रुक जाएगी बारिश। एक काम करो, बाहर बरामदे में उल्टा तवा रख दो, बारिश रुक जाएगी। जरूर मधु ने मलाई के पतीले चाटे होंगे। ताई जी, ऐसा नहीं किया मैंने, आप भी ना। मधु शर्मा जाती है और सब जोर से हंस देते हैं। रात हो चुकी थी। सब मेहमान खाना खाकर सो चुके थे, पर मानसी और मोहित की आंखों में तो नींद ही नहीं थी। उनके लिए शादी की ये पहली रात, यानी कि उनकी सुहाग रात थी, और दोनों अलग अलग बिस्तर पर सोए हुए थे। मोहित आदमियों के बीच में और मानसी औरतों के बीच में। दोनों के मोबाइल हाथ में थे। दोनों मोबाइल पर चैट कर रहे थे, वो भी डरते हुए। मोबाइल की रोशनी से और लोग जाग न जाएं। तभी मोहित ने मानसी को लिखा, मानसी, अब यहाँ तो सब गहरी नींद में सो चुके हैं। अगर वहां भी सब सो गए हैं तो कुछ देर के लिए बाहर आंगन में आओ ना। ठीक है, मैं आती हूँ। मानसी किसी तरह बाहर जाती है। आंगन में मोहित उसका इंतजार कर रहा था। बहुत बारिश हो रही है, हम दोनों भीग जाएंगे। एक काम करते हैं, वहाँ घास फूस की छत है, हम उसके नीचे चलते हैं। वहाँ बारिश नहीं पड़ेगी और कोई हमें देखेगा भी नहीं। मोहित मानसी का हाथ पकड़ता है और दोनों घास फूस की बनी एक झोपड़ी में चले जाते हैं। मानसी शर्मा रही थी, पर उसे मोहित का साथ अच्छा लग रहा था। आखिर शादी के बाद अब तो दोनों को एक दूसरे से बात करने का मौका मिला था। मानसी और मोहित धीरे धीरे नजदीक आने लगते हैं। मोहित प्यार भरी नजरों से मानसी को देख रहा था कि तभी मानसी चिल्ला पड़ती है, चूहा चूहा चूहा! अरे वो देखो, भाग गया। पर एक फायदा हो गया, चूहे के बहाने तुम मेरे करीब तो आई। हम बारिश में कितने गीले हो गए। देखो छत से पानी टपक रहा है। पानी तो टपक रहा है, पर क्या तुम्हें मेरा साथ अच्छा नहीं लग रहा? बोलो ना मानसी, तुम चुप क्यों हो गई? मानसी थोड़ा और शर्मा जाती है। अचानक बिजली की गड़गड़ाहट से मानसी डर जाती है और एक बार फिर से मोहित से लिपट जाती है। वो पल बहुत ही खुशनुमा बन जाते हैं। बारिश में मोहित और मानसी की सुहाग रात एक यादगार रात बन जाती है। पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो गई। तभी सबका शोर सुनकर मानसी और मोहित घबरा जाते हैं। सुनो, लगता है सब जाग गए। अब हम यहाँ से बाहर कैसे जाएं? एक काम करो, मैं पीछे के रास्ते से जाता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ, कोई बहाना कर देना। ये बात अच्छी रही। खुद तो पीछे के रास्ते से चले जाओगे और मुझे फंसा रहे हो। साथ में चलो मेरे। हाँ, अब चलता हूँ ना, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। घबरा तो मोहित भी रहा था, पर वो जता नहीं रहा था। दोनों हिम्मत करके बाहर आते हैं। अभी दोनों झोपड़ी से बाहर निकले ही थे कि तभी मदन लाल की पत्नी और मानसी की सास वहां खड़े थे। बहू, तुम यहाँ और मोहित तुम भी? वो माँ, हाँ, मानसी ने कभी ऐसे घास फूस वाली झोपड़ी नहीं देखी थी ना, तो सुबह हम टहलने के लिए निकले तो मानसी ने कहा कि ये झोपड़ी भी दिखा दूं कि कैसी होती है। वो पहली बार गांव आए ना, इसलिए। हाँ हाँ माची, वो मैंने झोपड़ी नहीं देखी थी कभी।
मोहित और मानसी दोनों झोपड़ी देखने का बहाना करके उनसे बच तो गए और थोड़ा झेपते हुए आगे बढ़े, पर उन्होंने देखा मधु और दीपा जोर जोर से हंस रही थी। मानसी भाभी, झोपड़ी देख ली हो तो आ जाओ, आपको भी तैयार होना है। हाँ भाभी, अब आप मुझे भी तैयार कर दो, मेरी हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है, जल्दी से आ जाओ। और फिर सब मिलकर धूमधाम से मधु को विदा करते हैं। सबको मानसी का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। मानसी और मोहित बारिश में बीती सुहाग रात के मीठे यादगार पल संजोकर वापस शहर लौट जाते हैं। मोनिका की शादी को 1 साल हो चुका था। मोनिका की अरेंज मैरिज थी, इसलिए उसे अशोक पसंद नहीं था। मोनिका अशोक की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। मोनिका का सारा ध्यान हमेशा अपने देवर सुमित की तरफ ही रहता था। मम्मी, मोनिका कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं, अभी तो रसोई में थी। बोल रही थी कि आज खीर बना रही है, तुम्हारा खीर खाने का बहुत मन है। तुमने उसे ऑफिस से फोन कर दिया था कि आज खीर बना देना। मैंने तो कोई फोन नहीं किया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर उसने इतने प्यार से बनाई है तो खा लूंगा। मोनिका, मोनिका कहाँ हो? क्या बात है देवर जी, आपने अभी तक खीर को टेस्ट भी नहीं करके बताया कि कैसी है। मैंने इतने प्यार से आपके लिए खीर बनाई थी और आपको खीर में किशमिश पसंद है, इसलिए मैंने ढेर सारी डाली है। थैंक यू भाभी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। काश मेरी फ्यूचर वाइफ भी आपके जैसी हो। देवर जी, आप जब इस तरह से मीठी मीठी बातें करते हो ना तो मुझे बहुत क्यूट लगते हो। जी तो करता है आपको गले से लगा लूं। भाभी, आपकी मजाक करने की आदत मुझे समझ नहीं आती। अरे हाँ, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो अब आप खीर खाओ। लगता है अशोक मुझे आवाज लगा रहे हैं, मैं उनकी बात सुन लूं। ये भी आते से शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अशोक अपने कमरे में ही था। मोनिका कमरे में जाती है। क्या बात है, इतना चिल्ला क्यों रहे थे? बोलो क्या काम है? बस ऐसे ही, तुमने आज मेरे लिए खीर बनाई, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आवाज लगा रहा था। तुम्हारे लिए नहीं बनाई वो खीर, मैंने अपने प्यारे देवर जी के लिए बनाई है। देवर जी को मेरे हाथों की खीर बहुत पसंद है ना, इसलिए। ओह अच्छा अच्छा, चलो ये भी अच्छी बात है। भाभी हो तुम उसकी, अपने देवर की पसंद का ख्याल तुम नहीं रखोगी तो और कौन रखेगा? अशोक इस बात से अनजान था कि मोनिका के मन में आखिर क्या चल रहा है। सुमित के मन में ऐसा कुछ नहीं था। वो तो यही समझता था कि उसकी भाभी वैसे ही उसका ख्याल रखती है, इसलिए उसने कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। मोनिका अक्सर सुमित के आसपास घूमती रहती। सास को सारी बात समझ में आ रही थी। देवर जी ये देखो, मैं मार्केट गई तो ये शर्ट पसंद आ गई। सोचा अगले हफ्ते आपका जन्मदिन है तो आपके लिए ले आई। ये शर्ट आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, जरा पहनकर तो दिखाना, मैं भी तो देखूं मेरे प्यारे देवर जी इस शर्ट में कैसे लगते हैं। मोनिका बहू, तू अशोक के लिए कुछ नहीं लाई? कल उसका भी तो जन्मदिन है ना। मोनिका अपनी सास की बातों को सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि सचमुच वो अशोक का जन्मदिन भूल चुकी थी। उसे तो सिर्फ सुमित के जन्मदिन का इंतजार था। वो बात को पलटने लगती है। वो हाँ मम्मी जी, मैंने एक शर्ट पसंद की है, शाम को अशोक को अपने साथ ले जाऊंगी तो वो भी एक बार पसंद कर लेंगे। तभी सोच रही थी हाथों हाथ खरीद दूंगी। थैंक यू भाभी, ये शर्ट मुझे बहुत पसंद आई है। मेरे जन्मदिन का सबसे पहला गिफ्ट आपने ही दिया है। मुझे सब पता है बहू, तेरे मन में क्या चल रहा है। मुझे अब इसका हल जल्द ही ढूंढना होगा। दिन पर दिन मोनिका का सुमित से नजदीकियां बढ़ाना बढ़ता ही जा रहा था। अगले दिन अशोक का जन्मदिन था। मोनिका तबीयत खराब का बहाना करके कमरे में ही लेटी रही। अशोक के कुछ दोस्त उसे जन्मदिन की बधाई देने आए तो उन्होंने केक वगैरह कटवाया, पर मोनिका उनके सामने भी कमरे से बाहर नहीं आ रही थी। मोनिका, मेरे फ्रेंड्स जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए हैं, उनके लिए चाय स्नैक्स वगैरह का कुछ अरेंजमेंट अगर तुम कर देती तो। वो लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, मम्मी रसोई में अकेले इतना नहीं संभाल पाएगी। मेरे सिर में बहुत दर्द है अशोक, और तुम्हें अपना जन्मदिन मनाने की पड़ी है। तुम कैसे हो अशोक? तुम्हें मेरी तबीयत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। ओह सॉरी मोनिका, मेरा वो मतलब नहीं था। अब कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं नाश्ता बाजार से ऑर्डर कर दूंगा। तभी सुमित कमरे में आ जाता है। भाभी, मेरे कुछ फ्रेंड्स भैया को जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए हैं। मैंने उन्हें कहा था कि आपके हाथ के ब्रेड पकौड़े बहुत टेस्टी होते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर आपकी तबीयत खराब है तो मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। बाहर से क्यों ऑर्डर करना देवर जी, मैं गरम गरम ब्रेड पकौड़े अभी बना देती हूँ। आखिर आपके दोस्त पहली बार आए हैं और मेरे हाथ के ब्रेड पकौड़े खाना चाहते हैं, तो ब्रेड पकौड़ा बनाने में मुझे देरी कितनी लगेगी? मोनिका, अभी जो मैंने बोला तब तो तुम्हारी तबीयत खराब थी, पर जैसे ही सुमित ने कहा तो तुम एकदम से उठ गई। ये ठीक नहीं है मोनिका, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें पछताना पड़े। मोनिका की सास जान चुकी थी कि पानी सिर से ऊपर उठ गया है।
इसलिए अब उसने सोचा कि सुमित की शादी हो जाए। इसलिए अब अशोक ने माँ के कहने पर सुमित के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया और सुमित को एक लड़की पसंद आ गई। लड़की का नाम अर्चना था। मोनिका अर्चना को देखकर जलन से भर गई। सुमित अर्चना से फोन पर बात करता तो मोनिका और भी गुस्से में आ जाती। देवर जी, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करके पिज्जा बनाया और आपने पिज्जा खाया तक नहीं। अब एक सेकंड अर्चना, जरा होल्ड करना। अब सॉरी भाभी, वो अर्चना का फोन आ गया था, इसलिए मैं अभी खा लेता हूँ। अर्चना, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। अरे ये लो, मेरे हाथ से खाओ, ये लो। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? रुको, अरे मुझे उठने तो दो। मोनिका जानबूझकर सुमित से चिपकने लगती है। सुमित को ये सब बहुत अटपटा सा लग रहा था। उसे हल्का सा गुस्सा भी आया। तभी अर्चना का फोन आ जाता है। मोनिका कॉल देख लेती है और सुमित के हाथ से फोन छीनकर काट देती है। भाभी, ये क्या बदतमीजी है? आपने अर्चना का फोन क्यों काट दिया? तुम पहले मेरे से बात करो। मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमती हूँ, तुम्हारे लिए इतना सब करती हूँ, और तुम मेरी तरफ ध्यान देने की जगह जो अभी तक तुम्हारी वाइफ बनी ही नहीं है उस पर ध्यान दे रहे हो। मैं आपका बिल्कुल भी मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। आप हटो, मुझे अर्चना से मिलने जाना है। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं, इसलिए मुझे अभी जाना है। मुझे देर हो रही है। कुछ दिनों में सुमित और अर्चना की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद सुमित अपनी वाइफ पर ही ध्यान देता था। सुमित और अर्चना दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। ये देखकर मोनिका मन ही मन अर्चना से ज्यादा नफरत करने लगी। अर्चना और सुमित मूवी देखने जाने वाले थे। मोनिका ये बात जानती थी। अर्चना तो यही सोचती थी कि मोनिका उसकी बड़ी जेठानी है, इसलिए वो उसी तरह से उससे अच्छा व्यवहार करती थी। भाभी, आप भी हमारे साथ मूवी देखने चलो ना। चलो ना भैया, आज हम चारों एक साथ मूवी चलते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। मोनिका, मेरा मूवी देखने जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। सुमित और अर्चना को अकेले जाने देते हैं ना, हम फिर किसी दिन चल लेंगे। अशोक ठीक कह रहा है बहू, उन दोनों को जाने दो, तुम कल चले जाना। नहीं, मुझे आज ही जाना है। अब वो दोनों इतने प्यार से कह रहे तो उन्हें मना कैसे कर दे। अर्चना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम मूवी का प्लान फिर किसी दिन बना ले। आज भैया भाभी को जाने दो। अरे, तुम्हारे सिर में दर्द है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। रुको, तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हारे माथे पर बाम लगा देती हूँ और गरम गरम अदरक वाली चाय बना लाती हूँ। मोनिका सुमित और अर्चना का आपस में प्यार देखकर चिढ़ जाती है। वो गुस्से में अपने कमरे में पैर पटक कर जाने ही लगती है कि आंगन में रखी बाल्टी से उसका पैर टकरा जाता है और वो बहुत तेज जमीन पर गिर जाती है। वो देखती है सुमित उसे उठाने नहीं आता। वो उसे देखकर कमरे में चला जाता है, पर उसका पति अशोक भागा हुआ उसके पास आता है। मोनिका, तुम ठीक हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? हाँ, ध्यान रहता है, पता नहीं, बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती हो। अपना हाथ दो, आराम से उठो। मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जिस पवित्र रिश्ते को आज तक समझ नहीं पाई, उसका मतलब आज उसे साफ साफ समझ आ रहा था। वो जान गई कि उसकी असली खुशी उसके पति के साथ ही है। उस दिन से मोनिका ने अपना व्यवहार ठीक कर लिया और अशोक के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करनी